नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। ये क्या सुनने को मिल रहा है भाई कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, वो भी किसी और ने नहीं, एक कोर्ट ने दे दिया है। क्या है पूरा मामला, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे विपक्ष जो लगातार हंगामा करता रहा, जो ये कहता रहा कि ईडी सीबीआई को भेजकर बीजेपी चंदा वसूलने का काम करती है। पहले ईडी सीबीआई को भेजती है, डराती है, धमकाती है और फिर पैसा वसूलती है। और कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लोकसभा चुनाव में इतना हंगामा हुआ कि पूरा सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध करार दिया था और इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दिया था। तो जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो बंद हो चुका है, उस पर निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों की गई है, क्या है पूरा मामला, ये तसल्ली से बताने के लिए आज हमने सोचा ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आपको बताना, क्योंकि हमारे और आपका पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड में लगता है और इसी इलेक्टोरल बॉन्ड में जबरदस्ती अवैध वसूली की वजह से जो है निर्मला सीतारमण को जो है वह एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। और ये एफआईआर जो है वो एक शिकायत के एवज में जो है वो की गई है। जो शिकायत किया गया था जन अधिकार संघर्ष परिषद यानी कि जेएसपी की तरफ से, उसके सह अध्यक्ष हैं आदर्श अय्यर, उन्होंने बेंगलुरु की एक अदालत में शिकायत दर्ज की और उसी शिकायत की आज सुनवाई थी। और उस सुनवाई में निर्मला सीतारमण के साथ साथ और भी लोग हैं जिन पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने कह दिया। बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने यह साफ किया है कि निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली की है, अवैध वसूली की है, गलत तरीके से पैसा जो है वो कमाया है या अपने पार्टी को दान के रूप में, चंदे के रूप में जो है वो दिलवाया है। तो ये 27 तारीख की खबर है जो मैं भी आपके साथ बता रही हूं। और ऐसा नहीं है कि आज के बाद इस पर कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। 10 अक्टूबर तक अभी इस मामले को स्थगित किया गया, आगे की सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। लेकिन अभी तक के लिए जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट खबर है वो यही है कि निर्मला सीतारमण के साथ साथ और लोगों के खिलाफ जो है वो अब एफआईआर दर्ज करने के लिए बेंगलुरु कोर्ट ने कह दिया है। तो ये जो एफआईआर है वो तिलक नगर पुलिस स्टेशन में जो है वो दर्ज की जाएगी, ऐसा कोर्ट ने जो है वो निर्देश दिया है। अगर आप चाहें इस मामले की अधिक जानकारी के लिए तो डीसीआर संख्या जो है वो 4880/2024 यानी कि 2000 इस साल का सत्र है, वही 2024/4880 ये जो है वो डीसीआर संख्या, इससे आप इस मामले की अधिक जानकारी जो है वो पा सकते हैं। तिलक नगर पुलिस स्टेशन को आदेश मिला है कि एफआईआर दर्ज करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि एफआईआर दर्ज करने के पीछे की कहानी क्या है। जेएसपी जो है उसके जो सह अध्यक्ष हैं आदर्श अय्यर, उन्होंने एक शिकायत की थी बेंगलुरु की एक कोर्ट को। उन्होंने बताया था कि निर्मला सीतारमण सहित जो ईडी अधिकारी हैं और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके अलावा जो भाजपा के राष्ट्रीय नेता हैं और भी अन्य कई लोगों का नाम लेकर यह बताया गया था कि इन लोगों के खिलाफ जो है एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों ने जबरन अवैध वसूली की है, गलत तरीके से पैसा जो है वो कमाने के लिए या दबाव डालकर कंपनियों से पैसा लिया है। ये जो शिकायत उन्होंने दर्ज की थी आदर्श अय्यर ने, उसमें कुछ कंपनियों का नाम भी है और ये बताया है कि कैसे अनिल अग्रवाल की फर्म से बीजेपी को 230 करोड़ रुपए का चंदा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो है वो दिया गया था। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अरबिंदो फार्मेसी जो है उसने 49 करोड़ रुपए जो है वो चुनावी बॉन्ड के जरिए जो है वो बीजेपी को दिए हैं। और ये सब जो बॉन्ड के जरिए कंपनी को जो है वो पैसा दिया गया है, इन सब के पीछे ईडी सीबीआई थी। और ऐसा नहीं है, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये लोकसभा चुनाव में भी बहुत चर्चाओं में रहा और आपको पता होगा कि जिन जिन कंपनियों ने या जिन जिन संस्थाओं ने बीजेपी को पैसा दिया, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं ईडी थी और सीबीआई थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को ही जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा मिला था। बीजेपी के अलावा अगर हम तृणमूल कांग्रेस की बात करें, बंगाल वाली ममता बनर्जी की सरकार, उनको भी जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे नंबर की वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, उसको भी बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा मिला था। इसके अलावा कांग्रेस भी थी, टीडीपी भी थी और ऐसी बहुत सी पार्टियां थी जिनको जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा मिला था। लेकिन अभी जो अभी की खबर है वो ये कि निर्मला सीतारमण के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करने की जो है वो बात की गई है। निर्मला सीतारमण के साथ साथ और भी कई लोग हैं जिनके खिलाफ जो है वो एफआईआर की बात कोर्ट ने कही है। और ऐसा नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा आज हो रही है, अभी 1 या 2 दिन पहले की खबर है कि कुछ ऐसी दवाइयां थी जो अपने टेस्ट में फेल हो जाती हैं, यानी कि मूलभूत जो उसमें चीजें होनी चाहिए थी उसमें गड़बड़ी पाई जाती है और टेस्ट में फेल होने के बाद
उन कंपनियों की जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि उन कंपनियों में से बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिसने बीजेपी को मोटा चंदा दिया है। तो फिर बड़ा सवाल वहीं खड़ा हो जाता है कि जो कंपनियां दवाइयों से जुड़ी हैं, फार्मेसी से जुड़ी हुई हैं, उन लोगों को क्या जरूरत है चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसी पार्टी को पैसा देने की। कहीं ना कहीं इन कंपनियों ने पैसा देकर गलत दवाइयों को बाजार में लाने के लिए बीजेपी से छूट के लिए जो है वो चंदा तो नहीं दिया, ऐसा विपक्ष का आरोप है। हालांकि जो कंपनियां हैं वो कह रही हैं कि ये जो नकली दवाइयां पकड़ी गई हैं या जो फर्जी दवाइयां पकड़ी गई हैं वो हमारे द्वारा नहीं बनाई गई हैं। कुछ नकली प्रोडक्ट जो बाजार में मिले हैं वो कुछ फेक कंपनियों ने बनाए हैं, ये हमारा नहीं है, ऐसा जो तमाम कंपनियां हैं उनका दावा है। लेकिन फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो चर्चाओं में इसलिए आया क्योंकि फर्जी दवाइयां, नकली दवाइयां जो है वो मार्केट में पकड़ी गई थी और इन दवाइयों की जो कंपनियां हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को पैसा दिया था। तो चंदा दो धंधा लो वाली पॉलिसी हमारे लिए और आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होती है। जो प्रोडक्ट बेकार हैं उन्हें भी मार्केट में उतारने के लिए कुछ पार्टियों को चंदा देकर जनता के जान के साथ तो खिलवाड़ नहीं किया जा सकता ना, एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा अभी का ये जो मेन मुद्दा था वो यही था कि निर्मला सीतारमण के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने क्या दिया है। और ये निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय संभालती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है जो वित्त की देखरेख करता है पूरे देश में। पैसे से जुड़ा हुआ जितना भी काम है वो निर्मला सीतारमण का ही था और इन पर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं या इन पर इतने बड़े एक्शन की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं चुनाव में फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड एक मुद्दा बन सकता है। अभी हरियाणा में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव चल ही रहा है, बिहार में चुनाव आने वाला है, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है। तो ये सभी मुद्दा कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक सवालिया निशान होगा और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। बाकी आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से बेंगलुरु कोर्ट ने जो एक्शन लिया है या एफआईआर की जो बात कही है उसमें कितनी सच्चाई नजर आती है, आपको क्या लगता है वो सब कुछ आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।